हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए वापस लेके आए हैं, ये हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी का सीरीज चल रही है। उसमें अगला टॉपिक हमारा आता है गगन मिशन। गगन की बात करें तो गगन जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम। गगन क्या हमारे जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम है। गगन क्या हमारे इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन दोनों की एक संयुक्त परियोजना है। किसकी? इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन दोनों की एक संयुक्त परियोजना है। गगन उपग्रह और ग्राउंड स्टेशन इनसे युक्त प्रणाली है। तो आप समझ सकते हैं ये कैसे काम करेगी। जो हमारे हवाई जहाज है उनको भी तो नेविगेशन की जरूरत पड़ती है कि हमारे हवाई जहाज सही चल रहे हैं नहीं चल रहे, सही दिशा में चल रहे हैं नहीं चल रहे, क्योंकि हो सकता है हवा में उनको दिशा का ही पता ना चले। तो इसके लिए क्या है, गगन हमारे सिस्टम है नेविगेशन का। गगन प्रणाली जीपीएस संकेतों का उन्नयन करती है तथा जीपीएस संकेतों को बढ़ा देती है, जिसके कारण जीपीएस की गुणवत्ता और सटीकता में वृद्धि हो जाती है। गगन से क्या भारतीय उड़ान सूचना क्षेत्र में बेहतर नौवहन सेवाएं प्रदान की जा सकती है। तो गगन की बात करें तो गगन का उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे। गगन का अनुप्रयोग निम्नलिखित जगह किया जा सकता है। वायु परिवहन में, जेमिनी एप्लीकेशन में। जेमिनी एप्लीकेशन की बात करें तो हमारे जो हवाई जहाज है उनके जो उपयोग करते हैं तो उसमें जेमिनी एप्लीकेशन काम में लेते हैं। जेमिनी का मतलब है गगन एनबिल्ड मरीनर इंस्ट्रूमेंट्स फॉर नेविगेशन एंड इंफॉर्मेशन, ये जेमिनी का पूरा नाम है। तो जेमिनी की बात करें तो हिंदी में देखें तो गगन एनबिल्ड मरीनर्स इंस्ट्रूमेंट फॉर नेविगेशन एंड इंफॉर्मेशन। तो ये हमारी सैटेलाइट है, ये जेमिनी का उपयोग करेगी। तो इससे हम सूचना ले सकते हैं आराम से। ये जहाज है, इनके बारे में पता लगाया जा सकता है जेमिनी की सहायता से। बात करें हमारे इसका उपयोग किस किस में किया जा सकता है। मिसाइल नौवहन में, जो हमारे ब्रह्मोस मिसाइल है उसमें गगन का उपयोग किया जाता है। गगन के उपयोग से हम क्या कर सकते हैं, तो हमारे ब्रह्मोस मिसाइल है वो जीपीएस नेविगेशन सिस्टम का उपयोग करती है। तो वो भी किसके? गगन का। वन सर्वेक्षण में, जैसे हमारे कर्नाटक वन विभाग के द्वारा गगन का उपयोग किया जाता है कर्नाटक में वनों के बारे में जानकारी प्राप्त करने। अब हम बात करें अंतरिक्ष अनुसंधान उपग्रह या फिर अंतरिक्ष विज्ञान उपग्रह के बारे में बात करेंगे। तो ये कौन कौन से क्या क्या है। तो अंतरिक्ष अध्ययन के लिए मुख्यतः 4 प्रकार के मिशन प्रक्षेपित किए जाते हैं। क्या? कितने प्रकार के? 4 प्रकार के मिशन प्रक्षेपित किए जाते हैं अंतरिक्ष में अध्ययन के लिए। पहला होता है हमारा फ्लाई बाई मिशन। फ्लाई बाई मिशन का मतलब होता है कि जैसे हमारा कोई ग्रह है, कोई ग्रह है, हमने एक ऊपर का छोड़ा और उपग्रह क्या है इसके जस्ट पास से होके निकल गया। क्या? इसके पास से होकर निकल गया और पास से जाते जाते इसने क्या, इस ग्रह की फोटोएं खींच ली। दूर से पास से क्या फोटोएं खींच ली और फोटो खींच के हमारे पृथ्वी पर भेज दी और फिर आगे चला जाएगा। फिर दूसरे ग्रह है उसके पास से गुजरेगा, यहाँ से फोटो खींचेगा और हमारे पृथ्वी पे भेज देगा। तो फ्लाई बाय मिशन का मतलब बगल में से निकल जाएगा, ना तो उसके वायुमंडल में प्रवेश करेगा ना उसके धरती पे उतरेगा, कुछ नहीं, उसके बगल में से निकल जाएगा बस। फ्लाई और बाई बस। दूसरा हमारा मिशन होता है हमारा ऑर्बिटर मिशन। ऑर्बिटर मिशन क्या होता है कि जैसे ये एक ग्रह है, ये दूसरा हमारा पृथ्वी ग्रह है, यहाँ से एक उपग्रह को भेजा और फिर यहाँ से बगल में से जाता नहीं है, ये दूसरे ग्रह के चक्कर काटने लग जाता है। क्या? दूसरे ग्रह के चक्कर काटता रहता है, जब तक इसकी अवधि रहती है, आयु रहती है, तब तक चक्कर काटता है और तब तक ये फोटो पृथ्वी पर भेजता रहता है। ये हमारा ऑर्बिटर मिशन होता है। कौन सा? ऑर्बिटर मिशन होता है। तीसरा होता है हमारा कौन सा? लैंडर मिशन। लैंडर मिशन में क्या होता है कि हमने ये पृथ्वी है, ये हमारा दूसरा ग्रह है, यहाँ से उपग्रह को भेजा, उपग्रह को भेजने के बाद यहाँ पे क्या इसकी सतह पे लैंड करता है। क्या? लैंड करता है, लेकिन वो हिलता नहीं है, जहाँ पे गिरा है वहीं पे बैठ के वह जो भी जानकारी लेनी होती है वही जानकारी लेता है, लेकिन वहाँ से खिसकता नहीं है। चौथा होता है हमारा रोवर। रोवर में क्या होता है, लैंड भी करता है, फिर इसमें से एक रोबोट निकलता है। रोबोट क्या करता है, पूरे ग्रह पे चक्कर काटता रहता है, घूमता रहता है, घूमता फिरता रहता है। तो ये हमारे रोवर होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि अंतरिक्ष अनुसंधान के हमारे क्या होते हैं, 4 प्रकार के मिशन आयोजित किए जाते हैं। तो यहाँ कौन कौन से? फ्लाई बाय मिशन, बगल से निकलने वाला, ऑर्बिट, लैंडर, रोवर। अब हम बात करें फ्लाई बाय मिशन की। फ्लाई बाय मिशन की बात करें तो फ्लाई बाय मिशन अंतरिक्ष में किसी खगोलीय पिंड के पास से गुजरने हेतु गुजरते हुए सूचना इकट्ठी करता है। तो ये क्या होता है, फ्लाई बाय मिशन क्या होता है, अंतरिक्ष में किसी खगोलीय पिंड के पास से गुजरते हुए सूचना इकट्ठी करता है। उदाहरण के लिए देखिए तो नासा का जो मैसेंजर मिशन है ये बुध ग्रह के लिए बनाया गया था, अर्थात ये बुध ग्रह के पास से होके गुजर गया। फिर आता ऑर्बिट ऑर्बिटर।
ऑर्बिट मिशन अंतरिक्ष में किसी खगोलीय पिंड के चारों ओर चक्कर लगाते हुए सूचना इकट्ठा करता है। ये क्या करता है, हमारे किसी खगोलीय पिंड के चारों ओर चक्कर लगाता है और चक्कर लगाते हुए सूचना इकट्ठी करता है। जैसे हमारे इसरो का चंद्रयान और मंगलयान मिशन था, जो हमारा पहला चंद्रयान मिशन था। दूसरा चंद्रयान मिशन भी हमने वैसे तो लैंडर और रोवर दोनों भेजे थे, लेकिन हमारा लैंडर और रोवर तो क्रैश हो जाते हैं, लेकिन ऑर्बिटर सही काम करता है। क्या करता है, ऑर्बिटर सही काम करता है। तो हमने चंद्रयान 3 के अंदर क्या है, हमने ऑर्बिटर नहीं भेजा था, बल्कि हमने रोवर और लैंडर ही भेजे थे। तो दूसरे चंद्रयान के अंदर भी, चंद्रयान 2 के अंदर भी हमने क्या, ऑर्बिटर ही भेजा। एक तरह से देखें तो ऑर्बिटर क्या करता है, किसी खगोलीय पिंड के चारों ओर चक्कर लगाते हुए सूचना इकट्ठी करता है। अब हम बात करेंगे तीसरा आता हमारा लैंडर। लैंडर की बात करें तो लैंडर मिशन किसी खगोलीय पिंड की सतह पर लैंड करता है। क्या है, लैंडर मिशन क्या है, किसी खगोलीय पिंड की सतह पर लैंड करता है तथा एक ही स्थान पर रहते हुए सूचना इकट्ठी करता है। अर्थात ये हिलता नहीं है, ये केवल क्या करता है, एक ही जगह पे बैठा रहता है और बैठे बैठे क्या है, सूचनाएं जितनी मिलती है उतनी इकट्ठी कर लेता है। जैसे नासा का इनसाइट मिशन क्या मंगल ग्रह के लिए बनाया गया था, मंगल ग्रह की सतह पर लैंड कर जाता है। चौथा होता हमारा रोवर। रोवर मिशन किसी खगोलीय पिंड की सतह पर गति करते हुए सूचना इकट्ठी करता है। क्या करता है, गति करता है और गति करते हुए सूचना इकट्ठी करता है। जैसे नासा का परसिविरेंस रोवर मंगल ग्रह के लिए बनाया गया था और मंगल ग्रह पर जाके सूचना इकट्ठी कर रहा है। अब हम बात करते हैं भारत के प्रमुख अंतरिक्ष मिशनों की। पहला आता हमारा चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, चंद्रयान 4 की भी तैयारी हमने कर ली है। चंद्रयान 4 में हम क्या करेंगे, हम चंद्रमा से कुछ नमूने या हमारे कंकर पत्थर या मिट्टी की ये चीज़ें लेके आएंगे। फिर एस्ट्रोसेट, गगनयान, आदित्य L1 मिशन, निसार, इंडियन स्पेस स्टेशन। तो भारत स्पेस स्टेशन BSPB इसे कहते हैं। ऐसे इंडियन स्पेस स्टेशन का नाम बदल के BSPB कर दिया है, अर्थात भारत स्पेस स्टेशन भी कर दिया है। अब इनके बारे में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले आता है चंद्रयान 1। चंद्रयान 1 की बात करें तो चंद्रयान 1 भारत का पहला अंतर्ग्रही मिशन है। क्या, भारत का पहला अंतर्ग्रही मिशन है। ये 22 अक्टूबर 2008 को भेजा गया था। अंतर्ग्रही का मतलब हमने पृथ्वी के बाहर भेजा है इसे। 29 अगस्त 2009 के बाद इसरो का चंद्रयान 1 से संपर्क टूट गया, अर्थात हमने ये सफलतापूर्वक चंद्रमा तक तो भेज दिया। चंद्रमा के चक्कर भी काट रहा है और चंद्रमा से जानकारी इसने काफ़ी सारी भेजी थी, चंद्रयान 1। तो हम इसे देख सकते हैं। तो ये पृथ्वी थी, पृथ्वी से निकला, यहाँ से निकल के फिर एक मिनट, तो ये पृथ्वी थी, पृथ्वी से निकल के ऐसे चक्कर काट के फिर ऐसे करके फिर चंद्रमा पे जाता है और चंद्रमा के चक्कर काटने लग जाता है। तो हो मन जो हमारी कक्षा है उससे चंद्रमा पे चला जाता है। तो 2009 की बात है, तो 2009 में भारत का संपर्क से टूट जाता है। चंद्रयान 1 ने चंद्रमा की सतह पर पहली बार जो लावा निर्मित गुफाओं के बारे में पता लगाया था। क्या, चंद्रमा की सतह पर लावा निर्मित जो गुफाएं होती है उनके बारे में पता लगाया था पहली बार। चंद्रयान 1 ने चंद्रमा की सतह पर अपोलो मिशन के प्रभावों का अध्ययन किया था कि अपोलो मिशन के तहत क्या मनुष्य और बहुत सारे लोग और चीज़ें चंद्रमा पे गई थी, तो चंद्रमा पे जाने से उनकी वजह से कोई प्रभाव पड़ा है या नहीं पड़ा, इसका भी अध्ययन इसने किया। ये अपोलो मिशन हमारे नासा के द्वारा किए जाने वाले शुरू के मिशन थे, जिसमें अपोलो 11 से क्या भेजा गया था, हमारे 2 व्यक्ति बज एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पे गए थे। उनके प्रभावों का अध्ययन करना था कि बहुत सारे मिशन हुए थे उसमें। बात करें चंद्रयान 2 की, चंद्रयान 2 के बारे में बात करें तो चंद्रयान 2 को प्रक्षेपण यान GSLV Mark 3 के द्वारा 22 जुलाई 2019 को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। कहाँ से, श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। चंद्रयान 2 मिशन के अंतिम क्षणों में इसरो का विक्रम लैंडर से संपर्क टूट जाता है। क्या होता है, चंद्रयान 2 के अंतिम क्षणों में इसरो का विक्रम लैंडर से संपर्क टूट जाता है, लेकिन ऑर्बिटर 7.5 वर्षों के लिए सक्रिय रहेगा। क्या, लेकिन हमारा संपर्क इससे भी टूट गया है। चंद्रयान 2 के जो ऑर्बिटर है वैसे तो 7.5 साल तक के लिए चलता, लेकिन इससे संपर्क अब हमसे टूट गया। वैसे तो 7 साल होने को है इसे। बात करें यदि चंद्रमा का चंद्रयान 2 मिशन सफल हो जाता तो भारत विश्व का ऐसा देश पहला बन जाता जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करवाता। लेकिन आपको ये चीज़ जानकर अच्छी लगेगी
चंद्रयान-3 मिशन के तहत हमने ये कारनामा करके दिखा दिया है। यदि चंद्रमा का चंद्रयान-2 मिशन सफल हो जाता है तो पहले प्रयास में लैंड करने वाला विश्व का पहला देश होता है जो दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करता है। अब चंद्रयान-2 के उद्देश्यों के बारे में बात करें। चंद्रमा की सतह का नक्शा तैयार करना इसका उद्देश्य था। चंद्रमा पर खनिज संसाधनों का पता लगाना, चंद्रमा पर पानी की उपस्थिति का पता लगाना इसका उद्देश्य रहा था। चंद्रयान-2 में क्या क्या चीजें लगी हुई थी उसकी बात करें। चंद्रयान-2 मिशन के 3 भाग थे। एक ऑर्बिटर था, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर। क्या क्या चीजें थी हमारा? एक तो ऑर्बिटर था, ये तो हमारा ऑर्बिटर है, ये देख सकते हो, ये तो हमारा ऑर्बिटर है। एक हमारा प्रज्ञान रोवर था, ये प्रज्ञान रोवर है, ये रोबोट है, और ये हमारा विक्रम लैंडर है। आप इन चीज़ों को देख सकते हो, दिखने में कितने सुंदर है गाड़ियाँ। तो आगे बढ़ते हैं इसकी। फिर आता ऑर्बिटर की बात करें तो ऑर्बिटर की बात करें तो ऑर्बिटर चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाएगा। ऑर्बिटर क्या करेगा? चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाएगा। ऑर्बिटर के ऊपर 8 पेलोड लगे हुए हैं। कितने? 8 पेलोड लगे हुए हैं हमारे ऑर्बिटर के ऊपर। ऑर्बिटर को सफलतापूर्वक कक्षा में प्रक्षेपित कर दिया गया था। अब ऑर्बिटर 7.5 सालों तक सक्रिय रहेगा। मतलब तब की बात थी कि 7.5 सालों के लिए सक्रिय रहता, लेकिन इससे संपर्क हमारा टूट गया। भारत विश्व का चौथा देश है जिसने अपना ऑर्बिटर चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर दिया है। ऑर्बिटर पर 8 पेलोड में से 8 पेलोड लगे हुए हैं, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है। जो कौन कौन से? ऑर्बिटर हाई रेजोल्यूशन कैमरा, टेरेन मैपिंग कैमरा, चंद्रयान-2 लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, चंद्रयान-2 एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एक्सप्लोरर और इमेजिंग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर। ये हमारे कुछ पेलोड है जो चंद्रयान-2 पर लगे हुए हैं। बात करें विक्रम लैंडर की तो विक्रम लैंडर की बात करें तो विक्रम लैंडर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास नियंत्रित लैंडर करना था, लेकिन विक्रम लैंडर क्रैश लैंडिंग कर जाता है, जिसके कारण विक्रम लैंडर से इसरो का संपर्क टूट जाता है और विक्रम लैंडर पर 3 पेलोड लगाए गए थे, तीनों के तीनों नष्ट हो जाते हैं। तो प्रज्ञान रोवर की बात करें तो प्रज्ञान रोवर चंद्रमा की सतह पर अनुसंधान और प्रयोग करेगा। क्या होगा? प्रज्ञान रोवर चंद्रमा की सतह पर अनुसंधान और प्रयोग करेगा। प्रज्ञान रोवर पर क्या है? 2 पेलोड लगाए गए। क्या लगाए गए? प्रज्ञान रोवर पर 2 पेलोड लगाए गए। विक्रम लैंडर की क्रैश लैंडिंग होने के बाद प्रज्ञान रोवर से भी संपर्क टूट जाता है, हम उससे भी संपर्क नहीं कर पाए और इस तरह हमारा प्रज्ञान चंद्रयान-2 का जो सपना था वह फेल हो जाता है। अब बात करें चंद्रयान-2 का मिशन तो फेल हो जाता है, लेकिन इसका ऐसा नहीं है इसका कोई महत्व नहीं रहा, इसका फिर भी महत्व रहेगा। कैसे? चंद्रयान-2 मिशन अंतरिक्ष, सौरमंडल, पृथ्वी, चंद्रमा इनकी बेहतर समझ और अध्ययन में मदद करेगा। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव कम धूप प्राप्त करता है, इसलिए बर्फ के रूप में वहां पानी हो सकता है। कम तापमान, कम धूप, इस वजह से अतः क्रेटर में क्या सौरमंडल के आरंभ काल के जीवाश्म के रिकॉर्ड भी मिल सकते हैं। ये सौरमंडल जब बना था तो तब कैसे जीवाश्म रहे होंगे उसके बारे में जानकारी मिल सकती है। क्यों? क्योंकि वहाँ का तापमान भी कम रहता है, धूप भी कम रहती है। फिर राष्ट्रीय गौरव की बात करें तो चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए ऑर्बिटर को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित करने वाला विश्व का चौथा देश बन गया भारत। इससे हमारा राष्ट्रीय गौरव बढ़ता है, वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ता है, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति युवाओं को प्रेरित और आकर्षित किया जाता है। बात करें मिशन की तो मिशन में महिलाओं की भागीदारी से महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहन मिलता है। यह नवाचारों को बढ़ावा देगा। क्या होता है? इससे नवाचारों को बढ़ावा मिलता है। अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत इसरो की साख में वृद्धि होती है। अब हम बात करेंगे चंद्रयान-3 की। चंद्रयान-3 की बात करें तो चंद्रयान-3 भारत का तीसरा चंद्रमा का मिशन है। चंद्रयान-3 चंद्रयान-2 का ही उत्तराधिकारी मिशन है। चंद्रयान-3 क्या है? चंद्रयान-2 का उत्तराधिकारी मिशन है। चंद्रयान-3 में लैंडर और रोवर ही शामिल हो गए और इसमें क्या ऑर्बिटर नहीं होगा। चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग की जाएगी, अर्थात अब तो इसकी लैंडिंग कर दी गई। तो आप देख सकते हैं ये कैसे काम करेगा। ये हमारा रोवर है, ठीक है, ये लैंडर है। लैंडर से रोवर कितने सुंदरता से निकल रहा है, निकल के हमारे ये बाहर आ गया है। अब हम बात करें यहाँ पे चंद्रयान-3 2023 में प्रक्षेपित कर दिया गया। क्या ये थोड़ा सा लाइन पुरानी हो गई कि इसमें क्या है 2023 के अंदर इसको प्रक्षेपित कर दिया गया है और जो हमारा LMB-3 था इसके माध्यम से इसको प्रक्षेपित किया गया था। GSLV जिसको अब वर्तमान में LMB कहते हैं,
LMV के माध्यम से, LMV मार्क 3 के माध्यम से इसको भेजा गया और इसमें कितना 600 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। अब हम बात करेंगे मंगलयान की। मंगलयान की बात करें तो मंगलयान एक मार्स ऑर्बिटर मिशन है जिसे मॉम भी कहते हैं, मार्स ऑर्बिटर मिशन। मंगलयान मिशन 5 नवंबर 2013 को प्रक्षेपण यान PSLV एक्सल C-25 के द्वारा सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। कहाँ से? श्रीहरिकोटा में जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है, इस स्पेस सेंटर से इसको प्रक्षेपित किया गया था 5 नवंबर 2013 को। ये हमारा मार्स ऑर्बिटर मिशन है मंगलयान। तो ये देख सकते हैं हमारे पृथ्वी के बाद हमारे मंगल पे जो हमारा उपग्रह चला जाता है, उसके बारे में देख लिया। अब बात करें 24 सितंबर 2014 को मंगलयान ने मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया। मंगलयान मंगल ग्रह के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है, जिसका परिक्रमण काल कितना 77 घंटे है। कितना? जिसका परिक्रमण काल 77 घंटे है, मतलब कि एक बार में पूरा मंगल का चक्कर 77 घंटे में लगा पा रहा है हमारा मंगलयान। भारत मंगल ग्रह के चारों ओर ऑर्बिटर को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित करने वाला विश्व का चौथा देश आ गया। मंगल ग्रह के चारों ऑर्बिटर को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित करने वाला भारत का और दुनिया का पहला देश अमेरिका है, दूसरा रूस है, तीसरा यूरोप है जो ऐसा कर पाया है। बात करें भारत ने यह सफलता प्रथम प्रयास में कम लागत में प्राप्त किया, अर्थात बहुत कम पैसे में भारत ने यह सफलता प्राप्त कर ली। बात करें आगे तो हाल ही में इसरो का मंगलयान से संपर्क टूट गया है, लेकिन ये हमारा एक सफल मिशन था। बात करें अगला एस्ट्रोसेट। एस्ट्रोसेट की बात करें तो एस्ट्रोसेट इसरो के द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित खगोलीय वेधशाला है, ये एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है। इसरो ने एस्ट्रोसेट को निम्न भूकक्षा में 650 किलोमीटर पर प्रक्षेपित किया है। कितना? 650 किलोमीटर पर प्रक्षेपित किया किसको? एस्ट्रोसेट को। यह हमारी क्या खगोलीय वेधशाला है। खगोलीय वेधशाला का चित्र भी देख सकते हो। इसरो ने एस्ट्रोसेट को सितंबर 2015 में प्रक्षेपित किया था। कब? 2015 में प्रक्षेपित किया था। एस्ट्रोसेट एक मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप है जो एक ही समय में एक से अधिक प्रकार की तरंगों का अध्ययन कर सकती है। ये क्या कर सकती है? जो अंतरिक्ष से आने वाली जो तरंगे होती है, जैसे हमारी कॉस्मिक तरंगे, एक्स तरंगे, पराबैंगनी किरणें, हर तरह की तरंग का अध्ययन कर सकती है। एक ही समय पर जितनी भी तरंगे आएगी सबका अध्ययन कर लेगी। और ये टेलीस्कोप है जो क्या करेगी? कॉस्मिक किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें सबका अध्ययन एक साथ कर सकती है। एस्ट्रोसेट का विश्व की पहली ऐसी खगोलीय वेधशाला है जो एक ही समय में एक से अधिक प्रकार की मल्टीवेवलेंथ जो तरंगे हैं इनका अध्ययन कर सकती है। बात करें भारत अंतरिक्ष में खगोलीय वेधशाला प्रक्षेपित करने वाला विश्व का 5वां देश बन गया है। अंतरिक्ष में खगोलीय वेधशाला प्रक्षेपित करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? अमेरिका, दूसरा देश यूरोपीय संघ और तीसरा देश रूस और चौथा देश जापान है। और 5वां देश कौन सा? हमारा भारत बन गया। अब बात करेंगे गगनयान की। किसकी? गगनयान की बात करें तो गगनयान क्या है? हमारे इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, इसके तहत विकसित इंडियन क्रूड ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट है। कौन? गगनयान। और ये इसरो का मानव मिशन है। इस मिशन में 3-4 व्यक्तियों को 5 से 7 दिनों तक अंतरिक्ष में निम्न भूकक्षा मतलब 300 से 400 किलोमीटर के दायरे में भेजा जाएगा। गगनयान के प्रक्षेपण के लिए इसरो के द्वारा GSLV मार्क 3, जिसको LMV मार्क 3 भी कहते हैं, इसका उपयोग किया जाएगा। गगनयान मिशन के लिए भारत सरकार के द्वारा इसरो को 10,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है ताकि हम भी अंतरिक्ष में जा सकें। गगनयान का बात करें कब तक भेजा जाएगा तो 2023 की बात थी, अब तक नहीं भेजा गया। 2024 खत्म हो गया, 2025 आ गया है। भारत के अंतरिक्ष यात्री जो वहां जाएंगे उनको व्योमनौट कहेंगे। और भारत की तरफ से एक रोबोट है वो जाएगा इसमें, और साथ ही साथ 2 वैज्ञानिक भी जाएंगे। अब बात करें गगनयान में कौन सी तकनीक काम में ली जाएगी। गगनयान में प्रयुक्त तकनीकी की बात करें तो हमारा एनवायरनमेंट कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम काम आएगा। क्रू मॉड्यूल एटमॉस्फेरिक री एंट्री एक्सपेरिमेंट काम आएगा। ठीक है, तो ये एक स्पेस क्राफ्ट है वो काम आएगा। क्रू एस्केप सिस्टम काम आएगा, अर्थात जो हमारे जाएंगे और वापस आने में मदद करेंगे। बात करें इसकी
तो इसमें एक तुम्हारा क्रू मॉड्यूल होगा। क्रू मॉड्यूल में आप देख सकते हैं 3 लोग बैठे हैं यहाँ पे। नीचे हमारा सर्विस मॉड्यूल होगा, इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा। इन दोनों को जोड़ के आगे की टोपी है यहाँ पे लगाया जाएगा और यहाँ से भेजा जाएगा। अब गगनयान की बात करें तो गगनयान से क्या क्या चुनौतियाँ हैं। गगनयान मिशन की चुनौती की बात करें, पहली बात तो 10,000 करोड़ रुपये लग रहे हैं इससे। तो दूसरी तकनीकी चुनौती की बात करें तो प्रक्षेपण संबंधी चुनौतियाँ हैं, जैसे हमारा प्रक्षेपण यान, लॉन्च पैड, इनमें दिक्कत आती है, पैसे भी ज़्यादा लगते हैं। अंतरिक्ष में व्योमनौट मर ना जाए, बीमार ना हो जाए, तो उनकी सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा हमारे लिए। कनेक्टिविटी की, एक बार उनसे कनेक्टिविटी यदि लॉस हो गई तो हम उनसे कैसे संपर्क बनाएंगे, ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। तो व्योमनौट की सुरक्षित वापसी सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो हमारे अंतरिक्ष यात्री या व्योमनौट्स अंतरिक्ष में जाएंगे वो सुरक्षित रूप से भारत के अंदर आए, ये हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। बात करें व्योमनौट्स की, तो व्योमनौट्स के लिए अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित तैयार करना, उनको भी प्रशिक्षण की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ जाके कैसे कैसे रहना है, कैसे कैसे कार्य करना है, तो उसकी ट्रेनिंग उनको होनी चाहिए। व्योमनौट्स के स्वास्थ्य पर दीर्घकालीन जो प्रभाव पड़ेंगे, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक, उन प्रभावों का अध्ययन करना, अंतरिक्ष मलबे की समस्या और वातावरण प्रदूषण की समस्या भी इसमें महत्वपूर्ण। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम गगनयान मिशन नहीं करेंगे, हम जरूर करेंगे। क्यों? क्योंकि गगनयान मिशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे? गगनयान मिशन अंतरिक्ष और पृथ्वी संरचना, वातावरण, इन सब की बेहतर समझ जानने करने में सहायक होगा। गगनयान मिशन से हमारा राष्ट्रीय गौरव बढ़ेगा। भारत अंतरिक्ष में मानव मिशन करने वाला विश्व का चौथा देश बन जाएगा। अर्थात अंतरिक्ष में जाने या भेजने वाला तो कौन सा देश बन जाएगा? भारत चौथा देश बन जाएगा जिसके लोग अंतरिक्ष में गए। बात करें अंतरिक्ष में मानव मिशन करने वाला विश्व का पहला देश अमेरिका, दूसरा रूस, तीसरा चीन है। भारत भी अब चौथा हो जाएगा। इससे वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ता है। अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीकी के प्रति युवा आकर्षित होंगे, प्रेरित होंगे। मिशन में महिलाओं की भागीदारी से महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे वैज्ञानिक, इंजीनियर, व्योमनौट्स, इन सब स्थानों पर महिलाएं होगी, जिससे महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा, नए रोजगार सृजित होंगे, इससे नवाचारों को प्रोत्साहन मिलेगा। तकनीकी के क्षेत्र में भारत और इसरो की साख बढ़ेगी। अब बात करते हैं चंद्रयान 4 की। इस मिशन को चंद्र सतह पर उतरने, नमूने इकट्ठे करने, वैक्यूम कंटेनर में संग्रहित करने और उन्हें पृथ्वी पर वापस लाने के लिए डिजाइन किया गया है। किसको? चंद्रयान 4 को। इसमें अंतरिक्ष यान का विकास, 2 अलग अलग प्रकार के प्रक्षेपण यान MK3 का प्रक्षेपण यान और गहन अंतरिक्ष नेटवर्क समर्थन और विशेष परीक्षण, ये सब कार्य किए जाएंगे किसमें? चंद्रयान 4 में। इसमें डॉकिंग और अनडॉकिंग भी होगी। 2 अंतरिक्ष यान संरक्षित होंगे और कक्षा में एक साथ लाए जाएंगे, जिसका भारत ने अब तक कोई प्रयास नहीं किया है। लेकिन अब हमने स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेडेक्स कर लिया है, अर्थात हमने डॉकिंग और अनडॉकिंग इसके कार्य पूरे कर लिए हैं। इससे भारत को मानव मिशन के लिए प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी और भारत क्या 2040 तक चंद्रमा पर मानव को भेज पाएगा। अब इसका इलाज हमने कर लिया है, और इलाज क्या हमारा? इसरो के द्वारा स्पेडेक्स मिशन की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग कर ली गई। क्या? इसरो के द्वारा स्पेडेक्स मिशन की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग कर दी है। तो इसकी बात करें तो इसरो ने अंतरिक्ष में लंबी छलांग लगाते हुए 30 दिसंबर 2024 को स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन लॉन्च किया है। क्या? हमारे स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन लॉन्च कर दिया है। आंध्र प्रदेश के जो श्रीहरिकोटा है, क्या आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC से PSLV C-60 रॉकेट, 2 छोटे उपग्रह SDX-01 जिसको चेजर कहते हैं, SDX-02 जिसे टारगेट कहते हैं, और 24 पेलोड के साथ रवाना होगा। क्या हमारा PSLV C-60 रॉकेट क्या है? 2 छोटे उपग्रह, एक तो SDX-01 जिसको चेजर कहते हैं, एक हमारा SDX-02 जिसे टारगेट कहते हैं, और 24 पेलोड के साथ रवाना हुआ। और ये दोनों यान क्या है? रॉकेट से सफलतापूर्वक अलग हो गए और करीब 475 किलोमीटर की निचली कक्षा में स्थापित कर दिए गए। आने वाले दिनों में क्या होगा? वैज्ञानिक दोनों यानों के बीच की दूरी को कम करके उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। मिशन की सफलता के बाद रूस, अमेरिका और चीन के बाद भारत ऐसा चौथा देश बन जाएगा जो ऐसा कर पाया है। आगे बात करें
इसरो का लक्ष्य क्या है? इसरो का लक्ष्य है अंतरिक्ष में 2 उपग्रह को जोड़ने और अलग करने की जो दुर्लभ उपलब्धि है इसको हासिल करना। इस पहल को हम क्या बोलते हैं? स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट या स्पेडेक्स नाम देते हैं। HDX-02 जैसे उपग्रह को 55 डिग्री झुकाव पर 470 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा में स्थापित किया गया है, जिसका स्थानीय समय क्या? स्थानीय समय चक्र लगभग 66 दिन का होगा, अर्थात 66 दिन में ऐसा कर लिया जाएगा। स्पेसडेक्स मिशन का प्राथमिक उद्देश्य 2 छोटे अंतरिक्ष यान HDX-01 और HDX-02 के पृथ्वी की निचली वृत्ताकार कक्षा में मिलन, डॉकिंग करना, अनडॉकिंग करना, इसके लिए जरूरी टेक्नोलॉजी का विकास और प्रदर्शन करना है। बात करें यह तकनीक मानव मिशन शुरू करने, चंद्रमा के नमूने धरती पर लाने वाले चंद्रयान 4, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण और जो हमारे गगनयान मिशन सब में बहुत ज़्यादा काम आएगी, डॉकिंग और अनडॉकिंग के कार्य। अब हम नई योजना की बात करते हैं। नई योजना हमारी एक चीन की है। चीन की योजना क्या है वो देख लेते हैं। वैसे तो हमने एक करंट अफेयर्स में देख ली थी। चीन ने स्टारलिंक को टक्कर देने के लिए तारामंडल का पहला उपग्रह प्रक्षेपित कर दिया है। चीन के एक सरकारी उद्यम ने क्या 18 G60 उपग्रहों के पहले समूह को पृथ्वी की निचली कक्षा में 6 अगस्त 2024 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर दिया। एक परियोजना है जिसे 1000 सेल परियोजना कहते हैं। कौन सी परियोजना? 1000 सेल परियोजना, जिसे G60 नक्षत्रीय G60 कॉन्स्टेलेशन के रूप में भी जाना जाता है। इसको लॉन्ग मार्च A6A रॉकेट वाहन के द्वारा शांक्सी प्रांत के ताइयुआन जो उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, कौन सा? ताइयुआन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, इस केंद्र से लॉन्च किया गया था। इसको जो हमारी 1000 सेल परियोजना के पहले रॉकेट को, जिसको लॉन्ग मार्च 6A रॉकेट कहते हैं। यह क्या है? यह उपग्रह इंटरनेट उपग्रहों का एक विशाल समूह स्थापित करने की चीन की महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत है। तो यह क्या है? हमारे इंटरनेट उपग्रहों का एक विशाल समूह स्थापित करने की चीन की महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत है, जिसका उद्देश्य क्या है? वैश्विक इंटरनेट कवरेज प्रदान करना तथा अमेरिका स्थित स्टारलिंक के साथ प्रतिस्पर्धा करना है। जो अमेरिका की जो हमारी स्पेसएक्स की प्रोजेक्ट है स्टारलिंक, उससे प्रतिस्पर्धा करना है। G60 तारामंडल, G60 तारामंडल की बात करें तो इसका विकास संघाई स्पेसकॉम सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के द्वारा IAMCS मतलब इनोवेशन एकेडमी फॉर माइक्रो सैटेलाइट्स अंडर द चाइनीज एकेडमी फॉर साइंस, इसके सहयोग से किया गया है। किसका? G60 कॉन्स्टेलेशन का। बात करें G60 तारामंडल की, तो G60 तारामंडल का लक्ष्य 14,000 से अधिक उपग्रहों को तैनात करना है और वर्ष 2024 के अंत तक कुल 108 उपग्रहों को तैनात करने की उम्मीद है, लेकिन हमारे पहला तो कर दिया गया है। अब बात करेंगे हम किसकी? चंद्रयान 4 की। चंद्रयान 4 के बारे में बात करें तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख डॉक्टर S सोमनाथ ने भारतीय और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मतलब 23 अगस्त के अवसर पर चंद्रयान 4 के लॉन्चिंग की घोषणा की थी। कब? 23 अगस्त के अवसर पर चंद्रयान 4 के लॉन्चिंग की घोषणा की कि हम चंद्रयान 4 लॉन्च करेंगे। उन्होंने बताया कि चंद्रयान 4 का डिजाइन भी फाइनल हो चुका है, जिसे 2027 में लॉन्च कर दिया जाएगा। चंद्रयान 4 क्या करेगा? चांद की सतह से 3 से 5 किलो मिट्टी और चट्टान के नमूनों को पृथ्वी पर लेकर आएगा। जो हमारा स्पेस क्राफ्ट है उसमें 5 क्या अलग अलग मॉड्यूल होंगे। जो चंद्रयान 4 है उसमें 5 क्या अलग अलग मॉड्यूल होंगे। फिर आता है हमारा वीनस ऑर्बिटर मिशन। क्या? वीनस ऑर्बिटर मिशन आता है। इसका उद्देश्य शुक्र की परिक्रमा करना है। जो वीनस ऑर्बिटर मिशन है इसका उद्देश्य क्या है? हमारे शुक्र ग्रह है बगल में, तो शुक्र ग्रह की परिक्रमा करना है ताकि ग्रह की सतह, उपसतह, वायुमंडलीय प्रक्रियाओं और उनके सघन वायुमंडल की जांच करके उनके वायुमंडल पर सूर्य के प्रभाव का अध्ययन किया जा सके। शुक्र ग्रह का अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कभी इस पर भी पृथ्वी की तरह जीवन था, लेकिन आज ऐसा लगता नहीं है। तो ऐसे क्या कारण है उसका पता लगाना। यह मिशन मार्च 2028 में प्रक्षेपित किया जाएगा, जब पृथ्वी और सूर्य, शुक्र सबसे ज्यादा पास में होंगे, तब ऐसा किया जाएगा। बात करें आगे तो वर्ष 2014 के मंगल ऑर्बिटर मिशन के बाद भारत का दूसरा अंतर्ग्रहीय मिशन होगा ये। ठीक है, तो पहले हमने मंगल पे भेजा, अब शुक्र पे भेजेंगे। आगे आता हमारा राष्ट्रीय अंतरिक्ष आयोग ने भारत के ल्यूपेक्स मिशन को मंजूरी दे दी है। इसने राष्ट्रीय अंतरिक्ष आयोग ने दी भारत के ल्यूपेक्स मिशन को मंजूरी।
तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष आयोग ने भारत के 5वें चंद्र मिशन, चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन, जिसको लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन या लूपेक्स मिशन कहते हैं, इसकी मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सितंबर 2024 में चंद्रयान 4 को मंजूरी दी थी और इसी वर्ष संभावित रूप में वर्ष 2027 में भेजे जाने वाले चंद्रयान 4 ऐसा मिशन होगा जो चांद की सतह से नमूने इकट्ठा करके वापस आएगा। भागीदारी की बात करते हैं, यह मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जक्सा, इन दोनों के बीच में सहयोगी प्रयास रहेगा। तो इस संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है, इसके तहत जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जक्सा के द्वारा चंद्र रोवर का निर्माण किया जाएगा, वहीं भारत के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के द्वारा लैंडर बनाया जाएगा। तो जक्सा जो जापान की एजेंसी है, ये तो रोवर बनाएगी चंद्र रोवर, और जो हमारी इसरो एजेंसी है ये लैंडर बना रही है जो रोवर को चंद्रमा तक पहुंचाएगा। यह मिशन क्या भारत की व्यापक चंद्र मिशन श्रृंखला का हिस्सा है, जिसमें एक अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर भेजने और उसे सुरक्षित वापस लाने की कल्पना भी की जा रही है। ल्यूपेक्स मिशन की बात करें तो ल्यूपेक्स मिशन के हिस्से के रूप में ही कोई भी अंतरिक्ष यात्री अभी तक नहीं भेजा जाएगा। क्या ल्यूपेक्स मिशन के हिस्से में के रूप में कभी अभी के किसी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में नहीं भेजा जाएगा। उद्देश्य की बात करें तो मिशन का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी और अन्य मूल्यवान संसाधनों की खोज करना तथा चंद्र सत्ता का अध्ययन करने में कौशल और ज्ञान विकसित करना है। मिशन चांद के अंधेरे वाले हिस्से में खोज करेगा। अवधि की बात करें तो ल्यूपेक्स मिशन कथित तौर पर 100 दिनों तक वहाँ पे कार्य करेगा। तो इस तरह आज का लेक्चर भी हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो इस सीरीज़ में आगे और भी लेक्चर बनेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यह हमारा केवल एक ही उद्देश्य है ताकि आपका ज्ञान वर्धन हो सके और परीक्षाओं में आपके बेहतर नंबर आ सके। तो ये हमारी सीरीज चल रही है, तो यदि पसंद आता है तो लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लोगों को बताएं ताकि उनको भी यह लाभ मिल सके। धन्यवाद।